हैं आप लोग। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे शेरनियों। आपका दिल खोल कर स्वागत है आरवी ऑनलाइन क्लास में। माँ तेरे पसीने के हर बूंद का मोती से चमकाऊंगा, पर सपना बड़े देखना, पूरा करके तेरे शेरनी दिखाएगा। हम फिर से उसी समय आ चुके हैं। आप लोग को बताए थे कि लुसेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं। लुसेंट सीरीज में हम ऐसा किए, आप लोग का मैसेज को ध्यान में रखते हुए, तो सबका यही कहना हुआ कि सर आप पॉलिटी से शुरू कीजिए। तो हम आज पॉलिटी से ही शुरू कर रहे हैं और आज से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। और जितना भी एग्ज़ाम है वो तो आपको बताया ही गया है, जितना भी एग्ज़ाम है वो सभी के लिए लाभदायक होगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और आप लोग ध्यान से सिर्फ मेरे क्लास को करते चलिए, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव। जो जो अभी शुरुआत ही तैयारी किए हैं तो कॉपी पेन लेके बैठना है। और जो एक दो एग्ज़ाम दे दिए हैं, मतलब साल भर 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको तो थोड़ा उतना बताना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग पे ध्यान देना है और आप लोग डेली क्लास में जुड़िए। और आज से डेली क्लास मिलेगा। और मद्य निषेध वाले के लिए एक जानकारी देना चाहते हैं, कल हम 200 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पूरा ज्योग्राफी हम खत्म करेंगे। एग्जाम जो मद्य निषेध का है उससे 200 क्वेश्चन में हम पूरा ज्योग्राफी खत्म करेंगे, ठीक है। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मोटिवेशन कोट जो आपके ऊर्जावान बनाएगा, तैयारी में एक रोचक लाएगा। सफलता का इंतजार मत करो, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। इंतजार मत करो कि सिर्फ मेरा नौकरी लग जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहता है सफलता का इंतजार मत करो, उसके और कदम बढ़ाओ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते पर चलने का साहस रखता है। कहता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, ठीक है। पहले नहीं कहता हिम्मतें मर्दे हिम्मतें खुदा, पहले आपको अपने आप से हिम्मत पैदा करना होगा कि ना हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, तभी आपसे होगा। तो पॉलिटिकल का पहला चैप्टर आप लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप लोग बताओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं संविधान, भारतीय संविधान का पहला चैप्टर। बस प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई से, पॉलिटिकल में तो वही शुरू हो रहा है, अंग्रेज और युद्ध से ही शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। चलते हैं तब। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। मतलब प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजी दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। दोनों युद्ध में अंग्रेज को विजयी प्राप्त हुआ। तो उसके बाद उसने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। किसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो निम्न है। पहला अधिनियम आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। अब पहला अधिनियम, जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहा था ना, तो ऐसे शासन कर रहा था, तो उसके बाद जब जब लगा कि नहीं अब भारत पे एक नियम से शासन करना चाहिए, तो पहला एक्ट 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया। तो आया इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट। प्रथम एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी जो शासन कर रहा था ना, उस पर पहला संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा लाया गया? तो प्रथम एक्ट 1773 ईस्वी का एक्ट था, जो कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया गया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कहेगा कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता
कौन सा एक्ट से मिला? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से मिला। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ी। भाई लुसेंट का एक एक लाइन आपको बारीक से समझना होगा, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। और आप लोग का ध्यान इस वीडियो पे होना चाहिए। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। पहले जो था ना, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, सॉरी, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा। किस एक्ट के तहत? 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर के अधीन, इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वायरेन हेस्टिंग कहेगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वायरेन हेस्टिंग कहेगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पहला क्वेश्चन VVI। दूसरा क्वेश्चन कहेगा, आइए दूसरे क्वेश्चन को समझने के तहत समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई, में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। खास नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कहेगा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। कहेगा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? 1774 में किया गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसी 1773 ईस्वी से पहले, 1773 ईस्वी से पहले जब भारत लोग अंग्रेज पे शासन कर रहा था और व्यापार कर रहा था, उसके तहत कोई भी व्यापारी अपना निजी या तो सरकारी काम कर रहा था। लेकिन 1773 ईस्वी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। निजी व्यापार, जो वहां स्टाफ सब था अंग्रेज का, उसको बताया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और भारतीय लोगों से आप उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत VVI क्वेश्चन है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। कहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस अधिनियम के तहत स्थापना किया गया था? 1773 के तहत। अब आइए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार कर दिया गया। मतलब 1773 में कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। ठीक है। इसी के तहत इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया।
1781 में, ज्यादा कुछ नहीं, दो क्वेश्चन था इसमें। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कहेगा किस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन का नींव पड़ा? तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक, बी से व्यापारी और बी से व्यापारी और बीओडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारी मामले को देखता। आप लोग कैसे भी याद करने का कोशिश करेंगे। बीओडी, बी से व्यापारी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारी मामले के लिए इसका नियंत्रण में था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी राजनीतिक मामले में, राजनीतिक मामले को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। व्यापारिक मामले को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जितना भी स्टाफ था उसको जो है ना वेतन और भत्ता कहां से? भारत के राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन था इसमें, आप लोग देख लेंगे। 1713 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कहेगा पहली बार कंपनी के अधिकार पत्रों को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार को छीन लिया। कहेगा भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। चाय और पूर्वी देशों के व्यापार को छोड़कर बाकी बात सभी एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। मस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पदारियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 ईस्वी से पहले ईसाई लोग भारत नहीं आने का उसको आज्ञा नहीं था, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पदारियों को आज्ञा प्राप्त, कहेगा आज्ञा प्राप्त की सुविधा। भारत में ईसाई लोग कब से आने लगे? 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत ईसाई लोग भारत में आके प्रचार प्रसार करते थे। तो 1813 खत्म। कहेगा पहली बार कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1813, और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय और पूर्वी देशों के साथ। किस अधिनियम के तहत? 1813 के तहत ईसाई लोग को भारत आने की अनुमति मिली। किस एक्ट के तहत? 1813 एक्ट के तहत। आइए भाई लोग 1833 देखते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ रिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। देख लो, आओ 1833 में चलते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी आप लोग देखे थे कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय और पूर्वी व्यापारी के साथ छोड़कर, बट 1833 के चार्टर अधिनियम में सभी को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813, पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। अब भाई लोग अभी आपको बोले थे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1773 के
एक्ट के अधिनियम के तहत। अब क्या कहने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। आइए देख लेते हैं। अब कंपनी का ये हो गया, अब रह गया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास के परिषद की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। आइए इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को नामित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन किया गया। एक्ट पूछेगा, दास प्रथा को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833। कब समाप्त किया गया था? 1843। ज्यादा झोलझाल में नहीं पढ़ना है। 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया। कब किया गया? तो 1843 में किया गया। और रविवार का छुट्टी भी भारत में 1843 से ही दिया जाता है। भारत में दास प्रथा को विविध रूप से घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम को धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने की किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर आयोग नहीं ठहराया जाने का उपबंध किया गया। 1833 से पहले जो नौकरी करना चाहता था ना कंपनी में, उसका रंग रूप देख करके नौकरी दिया जाता था। रंग रूप, मूल वंश, जन्म स्थान को देख करके दिया जाता था। लेकिन 1833 एक्ट के तहत ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध 1833 में किया गया। और जब आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, आर्टिकल 15 में ये बात कहा गया है। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया। कहेगा संपूर्ण देश के लिए एक बजट। पहले प्रत्येक राज्य में अलग, राज्य नहीं मतलब जो राजा जिस तरह से था अपना अपना बजट पेश करता था। लेकिन 1833 एक्ट के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार किया गया। तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1833 के बाद संपूर्ण देश का एक ही बजट तैयार किया जाता था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कहेगा कि विधि आयोग की नियुक्ति का व्यवस्था किस चार्टर अधिनियम में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कहेगा प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष के था? लॉर्ड मैकाले। कब? 1834 में। अधिनियम पूछेगा 1833 में। बहुत वीवीआई है भाई लोग, बहुत वीवीआई है 1833। आप लोग, हम जो पढ़ाए समझाने का कोशिश किए जहां तक हुआ, आप लोग अपने से 5 बार इसको पढ़ोगे 1833 को, तब क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। बहुत वीवीआई है 1833। अब आइए 1853 को देखते हैं। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कि सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1853 के तहत। महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब नामजदगी को समाप्त कर दिया गया, का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पद, जैसे कंपनी में कोई नौकरी करना चाहता था ना बड़े बड़े पद पे, उसके लिए प्रथम बार मतलब कंपटीशन एग्जाम की व्यवस्था कब किया गया? 1853 एक्ट के तहत।
मतलब अंग्रेज के कंपनी में कोई भी नौकरी करना चाहता था तो उसके लिए बड़े बड़े पदों पे उसको मतलब प्रतियोगिता परीक्षा का प्रथम बार व्यवस्था 1933 में किया गया। बताते हैं एक मिनट। इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। मेकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? 1854 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कहेगा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के लिए विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 6 नए परिषद जोड़े गए जहां जिसे विधान पार्षद कहा गया। विधान पार्षद कहा गया। 1858, यह भी बहुत वीवीआई है भाई लोग। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत का शासन था कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के द्वारा है। भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 के तहत। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 एक्ट के तहत। 1858 एक्ट के तहत। आइए भाई लोग, मुगल के बारे में तो जानबे करते हैं। 2 मिनट मुगल के बारे में बात करते हैं। मुगल पद को यहां आकर के समाप्त कर दिया गया। मुगल के पद को आकर के 1858 में समाप्त कर दिया। मुगल वंश की स्थापना के किया था? बाबर किया था 1526 में। इब्राहिम लोदी को लोदी वंश के शासन को समाप्त कर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की है। बाबर कुल 4 युद्ध लड़े। खंडवा का, घाघरा का, चंदेरी का, 4 युद्ध लड़े। चारों में विजयी रहे। 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। मुगल वंश का बहुत सारा है, 2-3 दिन तक क्लास चलेगा। ऊपर बता दिए। ये मुगल वंश को समाप्त किया 1858 एक्ट के तहत। लेकिन मुगल वंश की स्थापना के किया था? बाबर ने किया था। आइए, पूछेगा आपसे, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो अभी तक लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी से व्यापारी मामले को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसको देखता था? राजनीतिक मामले को देखता था। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों को समाप्त कर दिया। किस एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति कब की गई? 1858 में की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। तो हम लोग आज देखे 1757 से, मतलब 1757 में प्लासी का लड़ाई, 1764 में बक्सर युद्ध का लड़ाई, 1773 से 1858 तक देखे हम लोग। आज कहां तक देख रहे हैं? 1757 से 1858 तक देखे। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग इसको में हम जो पढ़ा है पढ़ लिए, और एक बार बढ़िया से आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए, फिर एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से खत्म हम करेंगे, ठीक है। तो इसको बारीकी से जहां नहीं समझ में आए तो मेरा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देखिए, और बहुत अच्छा से हम आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। काहे कि आप लोग को सीखना उसी के साथ चाहिए जो एक्सपीरियंस होल्डर हो। आप लोग को तो पता ही है कि एग्जाम का बहुत सारा एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। सेलेक्ट तो हम हैं ही, रेलवे टेक्नीशियन में हम सेलेक्ट हैं। तो आप लोग को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। अनुभवी टीचर के पास और हम लोग के अनुभवी टीम के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। जैसे हम अभी लुसेंट ले रहे हैं, कुंदन सर क्या ले रहे हैं? मैथ और रीजनिंग, और 1-2 गो सर आने वाले हैं। अच्छा से सही गाइडलाइन में प्रॉपर आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और दूसरे चैनल पे आपको भटकना ना पड़े। जैसे कि आगे आने वाला एग्जाम है बिहार एसएससी का वैकेंसी, तो बिहार एसएससी का एग्जाम है, बिहार सीजीएल का एग्जाम है, बिहार परिचारी का एग्जाम है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाला है आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा है। इस सारे में जो एग्जाम में जीके जीएस का जो सिलेबस है, सभी एग्जाम में एक ही जैसा है। सभी एग्जाम में जीके जीएस का सिलेबस है, वो बिहार पुलिस हो चाहे बिहार एसएससी हो, मतलब सबका सिलेबस एक ही जैसा है। अगर आप लोग एक बार सही ढंग से अच्छे से जीके जीएस लुसेंट से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं तो आप लोग का, हमको लगता है कि 80% जीके जीएस क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से लुसेंट को खत्म करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से। उसके बाद ये दोनों तो खत्म करेंगे और आप लोग को फाउंडेशन बेच भी प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।